नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए मैं हिंदी पेडागोगी के 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी जनवरी 2012 में जो सीटेट की एग्ज़ाम हुई थी उसके रिलेटेड मैं आज आपको हिंदी के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। आज अपन 30 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिंदी पेडालॉजी की। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलता को बढ़ावा देता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या हैं, संज्ञानात्मक विकास में सहायक हैं, या किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग तो संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन बताएं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए और आपको वीडियो कैसा लगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको डेली एक वीडियो मिलता है, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसकी PDF मैं आपको डेली सेंड करता हूँ। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठ वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बताएं, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय में क्या करना चाहिए। तो देखो, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। कम पाठों वाले, ये भी गलत है। उसे अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में से किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचना, ऐसी रचना जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, या केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तक में ऐसी रचनाएं जो बच्चों को परिवेश से जुड़ी हो और जिनकी भाषा अलग अलग हो। अगला क्वेश्चन बताएं 94। मैंने आपको गणित पेडालॉजी के भी 7 से 8 ओल्ड पेपर करा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। अगला क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या संज्ञा शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। बताएं कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे अच्छा तरीका है। तो बादल, आसमान, चिड़िया और बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें कहानी लिखिए, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन बताएं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, या संवाद आदि। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन ये बताएं। आपके अभी तक सारे सही हुए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, हिंदी के व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, या बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। बताएं इसमें कौन सा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। मैंने आपको बताया ना, कहाँ भी व्याकरण आ जाए तो वो वाला हमेशा गलत होगा। तो हिंदी के व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करना, ऑप्शन नंबर दूसरा। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के व्याकरणिक नियम याद करना, पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तर याद करना, भाषा की पाठ्यपुस्तक, या समृद्ध भाषिक वातावरण। बताएं भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर चौथा।
ये बताएं, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या व्याकरणिक नियम? बताएं। तो आपने लगा दिया हो इसका सही आंसर कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय हम सबसे पहले सीखने की क्षमता के आकलन पर सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, क्योंकि आपके सारे पुराने पेपर हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई होंगी, इसलिए आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। ये बताएं, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या बच्चे को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो एक बहुभाषी कक्षा में हम बच्चों को सिखाएंगे कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु बताना है। इसमें मतलब आप भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? अभ्यास में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में, या भाषा की विविध? बताएं इसमें कौन सा सही होगा। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु हैं ऑप्शन नंबर दूसरा, पाठों की संख्या। अगला क्वेश्चन बताए, बहुभाषिकता भाषाई संबंधी को खतरे में डालती हैं, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है? बताएं बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता क्या भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है? नहीं। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है? नहीं। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है? ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भाषा क्या है बताएं? विद्यालय में ही सीखी जाती है क्या? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती हैं, या नियमों की जानकारी से ही करती हैं? बताएं भाषा। तो आपने इसका भी सही आंसर लगा दिया होगा। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर दूसरा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, ये ओल्ड पेपर आपके हिंदी पेडालॉजी आपके 1 नंबर हो जाएगी सारे ओल्ड पेपर से। जे आपने अगर 10 साल के ओल्ड पेपर कर लिया तो आपको हिंदी व्याकरण और गणित पेडालॉजी कहीं भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पुराने ही पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं। अगला बताएं, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, या भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं? बताएं बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपने लगा दिया होगा, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती हैं जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, और चौथा है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक हैं। इसमें बताना है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। तो देखो, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पना मातृभाषा से बनती हैं, सही है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा। मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। कौन? मदिरा। और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती हैं।
मदिरा जो पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा है लगता है और मैं थक गई हूँ आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती हैं। बताएं। तो देखो केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर सकते, ये हो नहीं सकता। केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का, ये भी गलत है। केवल मैं वाले वाक्य ही बोलते, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर चौथा, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है कि कहाँ पे कौन सा वचन क्रिया और लिंग का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन बताएं। ये लीजिए, ये आपके 102 पैराग्राफ आ गए। एक मतलब 15 तो पेडालॉजी के क्वेश्चन हो गए आपके, और अब आपके 106 से 111 का एक पैराग्राफ है, और उसके बाद एक आपका 112 से 120 का है। तो अपन आज 112 से 120 का एक पैराग्राफ देख लेते हैं। आपको पूरा ही 30 नंबर के क्वेश्चन ही करा देता हूँ। चलो, इसमें आपको 106 से 111 में एक पैराग्राफ है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे हैं ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से 106 से लगाकर 111 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब पहला क्वेश्चन बताएं। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे से घिरा हुआ, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, या खुशहाली से संपूर्ण जीवन। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। हरा भरा जीवन का अर्थ होता है खुशहाली से परिपूर्ण जीवन। ऑप्शन नंबर चौथा। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है? नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक आपदा, या पेड़ों की हवा। बताएं। तो समस्त प्राकृतिक आपदा कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है? तो जितनी भी प्राकृतिक आपदा है वो हमको चीज़ों से बाहर लेकर आती है। ऑप्शन नंबर तीसरा। ये बताएं, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे माना है? वृंद लताएं को, हरा भरा जीवन को, प्राकृतिक सुंदरताओं को, या पौधे और डालियों को? तो प्राकृतिक सुंदरता, उससे उत्पन्न होने वाली खुशियों को कवि ने सृष्टि का उपहार माना है। ये बताएं 108वां। कवि यह संदेश देना चाहता है जीवन में सब बेकार हैं, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं, या चंदन के पेड़ लगने चाहिए। बताएं। तो देखो ऑप्शन नंबर दूसरा, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, कवि यह संदेश देना चाहता है। जग से तुम और तुम से हमें ये प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, या संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है? बताएं। तो व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर पहला। अनुपम से अभिप्राय है। बताएं। सुख, आनंद, मनोहरी, या जिसकी उपमा न दी जा सके। बताएं। इसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन पूछ लिए उसने। तो अनुपम से आशय है संसार का अस्तित्व व्यक्तियों अनुपम से आशय है जिसकी उपमा न दी जा सके। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न 112 से 120 तक के उचित विकल्प चुनिए। इसमें एक गद्यांश दिया हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं कौन सा गद्यांश आए हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई है। एक तरह के वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। मतलब इसमें 3 प्रकार के बच्चों के ऊपर बताए गए हैं। उनकी गणना के वे इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया है।
उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चों का हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते। मतलब एक वो बच्चे हैं जो दुकानदारी भी करते हैं और स्कूल भी जाते हैं, एक वो बच्चे हैं जो दुकानदारी नहीं जाते हैं और स्कूल जाते हैं, और एक वो बच्चे हैं जो दुकानदारी में जाते ही नहीं, खाली स्कूल ही जाते हैं। 3 तरह के बच्चे बता रखे हैं इसने। उसके ऊपर बता रखा है कि किस बच्चे में ज़्यादा, ये बताएं ये क्या बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। मतलब जो दुकानदार दुकान पे भी जाते हैं और स्कूल में भी जाते हैं तो वह गणित की भाषा सही से सीख लेते हैं, उनको जोड़ना घटाना सब कुछ आ जाता है, हिसाब लगाना में गलतियां नहीं करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल करते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षता एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। देखो पहले गद्यांश पद्यांश, देखो इस बार पूरा अलग चेंज आ गया। अब इसमें देखना है क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा या दुकानदारी? बताएं। तो वह जुड़ा हुआ था गणित से। इसमें क्या बताया था? गणित से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं न ही स्कूल जाते हैं, और जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते और जो दुकानदारी करते हैं। बताएं बताएं इसका सही आंसर बताएं। जो दुकानदारी करते हैं, जिन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया है उनका है जो दुकानदारी करते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चे को गणित सीखना चाहिए या बच्चे को गणित सिखाने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए? बताएं। तो बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं। इसमें 8 दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी या वे जन्म से ही बहुत ही दक्ष हैं? बताएं। दुकानदार जो दुकानदारी करते हैं वो बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं करते क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। अगर आप गलती करोगे तो आपको ही नुकसान होगा, मतलब उनके काम पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनसे हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब या अच्छा होता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है या अच्छा होता है? बताएं। तो खराब और अच्छा दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर पहला खराब और अच्छा होता है। अनुच्छेद के अनुसार बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ध्यान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, बनाने में मदद करता है या संकुचित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बनाने में मदद भी करता है और उन्हें संकुचित और सीमित भी करता है। एक प्रत्यय का उदाहरण है सांस्कृतिक, चूकिक, सीमित, संकुचित? बताएं। ये इसने पूछ लिया है, देखो इसमें तो सांस्कृतिक ऑप्शन नंबर पहला। इसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन पूछ लिए। इस गद्यांश में उन्होंने सारे व्याकरण, उसमें नहीं है कि आप उसमें देख के लगा ले। मन गणित का अर्थ क्या होता है? कठिन गणित, मन गणित गणित, मनपसंद गणित या मन ही मन हिसाब लगाना? तो मन गणित का अर्थ होता है मन ही मन हिसाब लगाना। ऑप्शन नंबर चौथा। आज का आखिरी क्वेश्चन है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं या अध्ययन किया गया? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है कि अध्ययन किया गया। ऑप्शन नंबर चौथा। आज मैंने आपको पूरे 30 क्वेश्चन कराए, 15 ओल्ड पेपर में था,
तो ये पूरा ओल्ड पेपर करा दिया। इसमें आपको 15 हिंदी पेडालॉजी थी और 2 गद्यांश और 1 पद्यांश था। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए, और अगर आपको क्लासें नहीं मिलती हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986। तो मैं आपको क्लासें भी सेंड कर दूँगा। उसमें मैंने आपको गणित पेडालॉजी, हिंदी पेडालॉजी सारी क्लासें पढ़ा चुका हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।